वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिफ। नाज़रीन, हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की इकॉनमी में हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, मगर सवाल ये पैदा होता है पिछले कई बरसों से हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है। हमारी बरामदात जो है उसमें उस लेवल से इजाफा नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए था, जबकि इम्पोर्ट में इजाफा होने की वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रही है और हमारे तजारती जो लोग हैं वो भी परेशान नज़र आ रहे हैं और बहुत सारी जो हमारी तजारती सनतें हैं वो भी बंद होती जा रही हैं और बाहर ट्रांसफ़र हो गई हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम जानेंगे, हुकूमत ने ऐलान तो बहुत किए हैं और उनको फैसिलिटेट करने का भी कहा है, मगर वो फैसिलिटीज़ कहाँ हैं और किस तरीके से हम अपनी इकॉनमी को बेहतर बना सकते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर अली फारूक मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हम अपना ये पैकेज। किसी भी मुल्क की मईशत का दारोमदार बरामदात पर होता है, लेकिन पाकिस्तान का एक्सपोर्ट सेक्टर तवील अरसे से जमूद का शिकार क्यों है? हुकूमत पाकिस्तान ने माली साल 2026-27 के लिए बरामदात का हदफ 33 अरब डॉलर जबकि IT सेक्टर का हदफ 7.3 अरब डॉलर मुकर्रर किया है। हुकूमत ने एक्सपोर्ट सेक्टर को सहूलत देने के लिए अहम इक़दाम किए हैं। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज को ख़त्म कर दिया गया है, जबकि एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम की मुद्दत 9 माह से बढ़ाकर 18 माह कर दी गई है। माहिरीन ने इन इक़दाम को नाकाफ़ी करार दिया है और तजवीज़ किया है कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए तवानाई की कीमतों और शरह सूद को सिंगल डिजिट पर लाना होगा और सनतकार का एतमाद बहाल करना होगा। दूसरी तरफ खित्ते में हमारी पोजीशन एक्सपोर्ट सेक्टर के हवाले से बहुत तशवीशनाक है। पाकिस्तान की माली साल 2025-26 के लिए एक्सपोर्ट्स तकरीबन 30 अरब डॉलर रही, जबकि बांग्लादेश की 48 अरब डॉलर और भारत की एक्सपोर्ट्स जो बहुत ज़्यादा है 863 अरब डॉलर रही। सवाल ये है कि पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा क्यों हैं? मईशत को बचाने और तरक्की की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए हमें रवायती तरीक़ों से हटकर एक्सपोर्ट दोस्त पॉलिसियाँ बनानी होंगी। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। अली फारूक से जानते जी। अली, बताइएगा इस माली साल हुकूमत ने 2026 to 2027 में क्या हदफ रखा है? मेरा ख्याल है 33 अरब का जो हदफ रखा है हमारी बरामदात के लिए, किस तरीके से देखते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया फ़ज़ाइल आपका। ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 31 से 32 अरब रुपया रखा था इन्होंने जो एक्सपोर्ट का हदफ। अब इसमें नॉमिनल सा इजाफा कर दिया है, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी ये अपना हदफ अचीव नहीं कर सके थे। तकरीबन 2.5 अरब डॉलर का खसारा था इनका, कम से कम जो टारगेट दिया गया एक्सपोर्ट्स का। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो पाकिस्तान में तवाज़ुन ही नहीं है। हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत कम है हमारी इंपोर्ट्स की निस्बत, और तजारती खसारा जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था वो तकरीबन 40 अरब डॉलर के करीब था। यानी हमने अगर एक्सपोर्ट्स अपनी तकरीबन ये समझ लें 30 अरब डॉलर के करीब अगर की हैं, तो हमारी इंपोर्ट्स जो थी इससे मोर देन डबल थी, और वो डेफिसिट का वो फ़र्क जो होता है डेफिसिट वो 40 अरब रुपए का था। और हर साल हमारी जो इंपोर्ट है वो तकरीबन, और तजारती खसारा जो उस पर डिफरेंस है तकरीबन 4 से 4.5 अरब डॉलर का डिफरेंस है। यानी हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, इंपोर्ट्स पर हम इन्हिसार ज़्यादा कर रहे हैं, जबकि एक्सपोर्ट्स हमारी ना होने के बराबर हैं, बहुत नाकाफ़ी हैं। और जैसा कि रिपोर्ट में भी आपने देखा है कि पाकिस्तान जो खित्ते के बड़े ममालिक जिसमें भारत शामिल है, जिसमें बांग्लादेश जिसने हमसे आज़ादी हासिल की, बल्कि छीनी गई जिस तरीके से उन्होंने आज़ादी, वो 48 अरब डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं बांग्लादेश की। और इंडिया की एक्सपोर्ट्स तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मुल्क भी बहुत बड़ा है और मुसलसल तसलसल के साथ जमहूरी अमल वहाँ जारी है। वो 863 अरब डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं, और बहुत ज़्यादा ये तादाद में उनकी एक्सपोर्ट्स हैं जिसको हम वो नहीं कर सकते। GDP की ग्रोथ जो इंडिया की है वो तकरीबन 8% पे है, और वहाँ बेरोज़गारी की शरह पाकिस्तान की निस्बत कदरे कम है। बांग्लादेश की माशी पोजीशन कदरे हमसे ज़्यादा बेहतर है, कम से कम आप उनके ट्रेड डेफिसिट भी बहुत कम होगा। हमारा ट्रेड डेफिसिट इसलिए ज़्यादा कि हम मुसलसल 5 सालों से हमारी जो फ्लक्चुएशन है एक्सपोर्ट्स की 28 अरब 29 अरब 30 अरब, मतलब ये फ्लक्चुएट ऊपर कर रही है। और जो टारगेट हमें रखना चाहिए था 100 अरब डॉलर का, 50 अरब डॉलर का, वो हम अचीव नहीं कर सके। यहाँ से आप देख लें कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट के लिए हदफ भी 33 अरब डॉलर का रखा है, कोई उसको वो नहीं किया, उन्होंने 40 से 50 अरब डॉलर रखी है। और जमूद का शिकार है पाकिस्तान की मईशत, और पाकिस्तान की GDP की ग्रोथ भी बहुत कम है, और उसके साथ ना हम अपनी तरक्की कर सकते हैं, ना नौकरियों में इजाफा कर सकते हैं, ना सनतों में इजाफा कर सकते हैं,
ये अनफॉर्चुनेट चीज़ बनी है। तो हुकूमतें क्या इकदाम कर रही है हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, किस तरीके से वो मैनेज करेंगे फिर? एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अगर आप आज भी AI खोलें, गूगल को और सर्च करें कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में कमी की वजूहत, उसमें भी वाज़ह तौर पे लिखी, ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। जब आप मुल्क में आपकी बिजली की कीमतें अनफॉर्चुनेटली जो एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए कम से कम, उसके लिए आप कम से कम उसको कम कर दें, सिंगल डिजिट पे उसको लाएं, उसको सिंगल डिजिट पे लाएं, लेकिन ये नहीं हुआ। 13.5% पर 13.5 सेंट की बिजली हम एक्सपोर्ट यानी अपने एक्सपोर्टर्स को दे रहे हैं, सनतकारों को दे रहे हैं, जबकि खित्ते में सिंगल डिजिट है, कहीं भारत में 7 है, 6 है, बांग्लादेश में भी सिंगल डिजिट पे है। तो हम अपनी एक्सपोर्ट्स को अपना कम्पीट कैसे कर पाएंगे? और इसी तरह जो शरह सूद है, जिसको इंटरेस्ट रेशियो कहते हैं, इंटरेस्ट रेट कहते हैं, काइबर, वो भी पाकिस्तान में खित्ते में सबसे ज़्यादा है। अभी हाल ही में जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई है, जिसपे उन्होंने 11.5% पर शरह सूद को बरकरार रखा, इंटैक्ट रखा है कि इसमें अभी छेड़खानी नहीं की गई। हमारे इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश और इंडिया में शरह सूद सिंगल डिजिट पे है। इवन आप श्रीलंका में अगर चले जाएं, उसमें भी सिंगल डिजिट पे है। बात यह है कि जब आप अपनी, लेकिन हमारे तजारती लोग भी इसलिए तो रो रहे हैं कि हमारा टैक्सेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टैक्सेस हैं और उस तरीके से उनकी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही। एक बिल्कुल अच्छी आपने बात की, मैं थोड़ी सी आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मैं बताऊंगा जी, हमारी जो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट बढ़ने की वजह भी ये है कि लोकल प्रोडक्शन भी जो हो रही है वो भी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है। अगर लोकल प्रोडक्शन में हम पाकिस्तान में चीज़ दे रहे हैं तो चाइना की चीज़ उसके मुकाबले में सस्ती पड़ी होगी मार्केट में, और हमारी चीज़ महंगी है। जैसे आप पॉलिश देख लें, शूज पॉलिश है, वो पाकिस्तान की लोकल जो हैं कंपनियां, उनकी बहुत महंगी है, 400, 600, 700 रुपये में भी डब्बी पॉलिश तो की। आप ये देखें ना, डॉलर स्टोर्स और ये जिस तरह के जो हमारे सारे स्टोर्स हैं, वो सारे चाइना के जो है कंटेनर्स भर के लाके ऑफलोड करा लेते हैं और उसी पे कमाई ट्रेड करना ज़्यादा आसान हो चुका है। आप चीज़ इंपोर्ट करें, आप ट्रेड करें, पैसे कमाएं, जेब में डालें और मतलब करें, लेकिन ज़ेर मुबादला के ज़खायर तो ऐसे कम हो रहे हैं। लोकल प्रोडक्शन आपकी नाकाफ़ी नहीं है और वो उस म्यार की नहीं है, और ना ही वो लोकली तौर पे जो चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में मेड इन पाकिस्तान, वो कदरे महंगी हैं चाइना की निस्बत। नहीं तो हमें तजारती खसारा कम करने के लिए हुकूमत को कोई तो इकदाम करने पड़ेंगे। देखिए जी, तजारती खसारा कम करने के लिए ऑब्वियसली उसके लिए हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। एक्सपोर्ट्स की का जिक्र तो बहुत कर रहे हैं, मिनिस्टर साहिबान भी कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब भी ये चंद एक माह कबल लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स तशरीफ लाए थे। बाकी मिनिस्टर्स भी आते जाते हैं चैम्बर में और मुख्तलिफ फेडरेशन के ऑफिस में। वो एक्सपोर्ट बढ़ाने पर दौर तो दे रहे हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। एक्सपोर्ट्स, भाई एक्सपोर्ट्स बढ़नी है, आपने अपनी कॉस्ट को कम करना है। आप 2+2=4 इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। ये तो कॉमन सेंस की बात है। जब आप चीज़ महंगी देंगे, आपके टैक्सेस की रेशियो आपकी एक्सपोर्टर्स पे ज़्यादा है, आपकी शरह सूद ज़्यादा है, आपकी बिजली के जो कीमत है वो ज़्यादा है खित्ते में तमाम ममालिक से, तो आप किस तरह इसको अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं? और इसी वजह से मुसलसल 5 साल में यानी कि फ्लक्चुएट करती रही है, यानी कि एक्सपोर्ट आपकी 30-32 अरब डॉलर से ऊपर बढ़ ही नहीं सकी, और वो इस बार जो टारगेट रखा था उससे भी कम रहा। और मुझे जो इस टाइम खदशा नज़र आ रहा है, जो ये मौजूदा फाइनेंशियल ईयर, इसमें भी अगर यही हुकूमत की पॉलिसियाँ रहीं और अगर बिजली की कीमतें और बाकी सहूलियत ना की दी गई एक्सपोर्टर्स को, तो ये मामला बड़े मुश्किल हो जाएंगे। हुकूमत को एक्सपोर्ट्स की मंडियों की तलाश कर रही है, कोई इस तरीके का सिस्टम लाना चाह रही है कि मतलब जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए। हाँ जी, एक्सपोर्ट्स की मंडियां तो देखें, मार्केट तो है, ये कंपटीशन है। हुकूमत का काम तो ये नहीं कि वो हमें ऑर्डर्स एक्सपोर्टर्स को लेके देगी, वो एक्सपोर्टर ने मार्केट पे खुद जाना है। इंटरनेशनल मार्केट से वो ऑर्डर खुद लाता है एक्सपोर्टर। लेकिन उनको फैसिलिटेट किया जाएगा तो वो आगे फैसिलिटेट उसमें यही किया जाएगा, आप बिजली की कीमतें कम करेंगे तो वो इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ों की कीमतों का रेट कम कोट करेंगे कि हम ये चीज़ आपको, ये गारमेंट आपको इतने में बना के देंगे। अगर यही गारमेंट इंडिया में वो 500 रुपये में उसको पड़ रहा है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग करके देनी है, और पाकिस्तान में अगर यही 700 रुपये में पड़ेगा, तो वो जिसने लेना है, ऑर्डर देना है, वो हमें क्यों देगा? वो तो इंडिया को देगा जहाँ चीज़ें सस्ती पड़ रही हैं, जहाँ उन्होंने मेंटेन रखा है। उधर भी अब इकोनॉमिक क्राइसिस थोड़े बहुत देखने में आ रहे हैं, लेकिन मुल्क बहुत बड़ा है, उसकी एक्सपोर्ट्स बहुत बड़ी हैं, और कहते हैं जी हाथी को गिरते गिरते भी टाइम लगता है। तो इंडिया की एक्सपोर्ट्स जितनी ज़्यादा हैं, उसके सहारे इंडिया इस टाइम की उसकी इकोनॉमी खड़ी है, और वो झटके पेट्रोल के भी बर्दाश्त कर रही है, महंगी चीज़ों के बर्दाश्त बैकअप अच्छा खासा पड़ा हुआ है ना उनके पास। हाँ जी, बैकअप बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, और अपने यानी कि
جو مہنگائی کی شرح پاکستان میں ہے وہ انڈیا میں وہ شرح نہیں ہے. اسی طرح ہم بنگلہ دیش سے کمپیئر کریں گے تو پاکستان حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس کو بہتر کرنے کے لیے, کس طریقے سے وہ امپروو کر سکتی ہے ہماری, کیونکہ امپورٹ اور ایکسپورٹ ایک بہت اہم چیز ہے کسی بھی اکانومی کے لیے. سنس ہماری امپورٹ اچھی ہوتی جا رہی ہے تو ہماری ایکسپورٹ بہت زیادہ ڈاؤن ہے, اور جس طریقے سے اس کو اپ جانا چاہیے یہ جا نہیں پا رہی, تو کیا بہتری لانی چاہیے؟ دیکھیں جی, کسی بھی ملک کی اکانومی کا انڈیکیٹر اس کی ایکسپورٹ کے ساتھ ہوتا ہے, ایسے ہی اور اس کا تجارتی خسارہ جتنا کم ہوگا نہیں ہوگا اس کے ساتھ آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ ملک کی معیشت کھڑی ہے. جب جس ملک کی ایکسپورٹس کم ہوں گی اور امپورٹ زیادہ ہوگی اور ہمارے پاس سورس آف انکم اور کوئی ہے نہیں سوائے اوورسیز پاکستانیوں کی جو رقومات آتی ہیں ترسیلات کے زر میں, وہ صرف ہمیں کشن دیتی ہیں, لیکن وہ کشن کتنے عرصہ تک رہے گا؟ خلیجی ممالک میں جنگ و جدل کے بادل چھائے ہوئے ہیں, جنگ ہو رہی ادھر, اور وہاں سے بھی بے روزگاری بڑھنے کا خدشہ ہے. پیٹرول روز بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا بھی جا رہا ہے, فلکچویٹ کرتا جا رہا ہے. اور ایک تو فضائل صاحب ڈیلی بیسس پہ یا 2-3 دن بعد یہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیتے ہیں, کچھ کم کر دیتے ہیں, اپ اینڈ ڈاؤن کر دیتے ہیں, اور پاکستان میں یہ سلسلہ جاری ہے. پاکستان میں پیٹرول کی پرائسز بھی زیادہ ہیں کیونکہ پیٹرول کی پرائسز پر انہوں نے ٹیکسز زیادہ لگائے ہوئے, لیوی, یعنی حکومت نے پیٹرول کی فروخت کو بھی کمائی کا ذریعہ بنا دیا ہے, جو کہ دیگر ممالک میں ایسا نہیں ہوتا. ان کو جو آپ نے کوشچن کیا تھا کہ کیا کرنا چاہیے, خدا صاحب ان کو حکومت کو اسٹیک ہولڈرز جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو بٹھائیں کمرے میں, ان سے پوچھیں جی آپ ہم کس طرح اپنی ایکسپورٹس بڑھا سکتے ہیں. وہ کھپ گئے ہیں پتا کے کہ آپ بجلی کی توانائی کی قیمت کو آپ ہمیں سنگل ڈجٹ پہ دے دیں, کم از کم ایکسپورٹر کو یہ سہولت دے دیں. جو پاکستان میں زر مبادلہ لانے کا ذریعہ ہے ان کو کم از کم آپ سنگل ڈجٹ پہ دے دیں, کچھ کوشن دے دیں تاکہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکیں. اور دوسرا یہ کہ اس میں ایک چیز اور بھی میں ایڈ کرتا چلوں گا کہ آئی ٹی کی ایکسپورٹس بھی ہم کر سکتے ہیں, کہ مطلب یہ سافٹ ویئر ہاؤسز بھی کام کر رہے ہیں. اب انفارچونیٹلی بریک اپ آپ کو دوں, 400 تقریباً 350 سے 450 ارب ڈالر کی انڈیا کی صرف آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے. آئی ٹی مطلب وہ اپنا سافٹ ویئر آپ کو پتا ہے آج کل دور ہی آئی ٹی کا, ہاں جی, اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں دینا, کچھ آپ نے ٹیکنالوجی بیچنی ہے, اس میں سافٹ ویئر دینے ہیں, اس کی بس آپ کو پیسے ملنے ہیں, اس میں آپ نے را مٹیریل نہیں لینا, کچھ نہیں لینا. انفارچونیٹلی پاکستان میں اس ٹائم آئی ٹی کی جو وہ ہے ایکسپورٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں مصنوعات کی, اس کو بھی آپ سمجھ لیں 6 سے 7 ارب ڈالر کی ہے. یہ پینٹس ہیں, اس کو آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں, اس کو بڑھانے کے مواقع ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پھر وہی چیز آتی ہے, انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو کر دی جاتی, کوئی پاکستان میں کرائسس آتے ہیں, اس ٹائم اس کو مس یوز کیا جاتا ہے کچھ شر پسند عناصر کی وجہ سے, تو اس کو سپیڈ کو کم کیا جاتا ہے یا بند کیا جاتا ہے, جس سے آئی ٹی کے کام میں بھی بڑی مداخلت اور وہ ہوتی ہے, سپیڈ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے اس چیز میں. اس حوالے سے بھی کوئی گورنمنٹ کو بہتر میکنزم بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی آئی ٹی کی جو ایکسپورٹس ہیں سافٹ ویئر کی, اس کی بھی ایکسپورٹس کو بڑھا سکیں. اس میں تو آپ نے آپ کا برین لگنا ہے, اور آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو آپ کو اگر کام آتا ہے تو آپ اپنا کام لے سکتے ہیں اور کام وہاں سے آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, دے سکتے ہیں, اور مفت میں پاکستان کو زر مبادلہ کے ذخائر بھی پاکستان میں بڑھیں گے. ہماری جس طریقے سے ہماری جو ہیں بہت ساری انڈسٹریز بند ہو گئی اور باہر چلی گئی, ان انڈسٹریز کو واپس لانے کے لیے بھی حکومت کو کچھ طرح کے اقدامات کرنے چاہیے کہ ہمارا تاجر جو ہے واپس آئے اور خوشی خوشی آئے, کیونکہ ان کے جانے سے بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, بہت سے لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا ہے. بڑا اچھا کویشچن ہے جی آپ کا. فضائل صاحب وہ پاکستان سے گئے ہی اس وقت اس لیے گئے تھے کہ پاکستان میں کاروبار کرنا مشکل امر بنا دیا گیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 5 سالوں کے دوران اگر آپ یہ دیکھیں صنعتوں کی تعداد بڑی نہیں کم ہوئی ہے, چلتی صنعتیں بند ہوئی ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان چھوڑ کے چلی گئیں, لوکل کمپنیاں پاکستان سے بڑی تعداد میں جانا شروع ہو گئی. تو اس چیز کو بریک کرنے کے لیے, اس کو بریک لگانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ تاجر دوست, صنعت کار دوست, کاروباری دوست پالیسیاں بنائیں. اس ٹائم پاکستان, جیسا کہ میں آپ کو ابھی پروگرام میں ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے, آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہا آپ اپنی ایکسپورٹس نہ بڑھائیں. آئی ایم ایف نے صرف ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے کہا ہے کہ جی آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں تاکہ جو پاکستان میں لوگ ٹیکس نہیں دے رہے, ٹیکس بچاتے ہیں, ٹیکس چوری کرتے ہیں, ان کو روکا جائے. جب آپ ٹیکس نیٹ کو نہیں بڑھائیں گے اور جو پہلے سے موجود جو ٹیکس دینے والے انہی پہ بوجھ ڈالتے جائیں گے تو انفارچونیٹلی وہ پھر ان ممالک میں جائیں گے جہاں ٹیکس 5-6% سے زیادہ نہیں ہے, اور یہاں پاکستان میں 50 سے 60% ٹیکس ہے. اور انفارچونیٹلی وہ ٹیکسوں کی شرح کم کرنے کی بجائے اس میں مسلسل کسی نہ کسی طریقے سے اضافہ کیا جا رہا ہے. اور شہروں کو صاف کرنے کے لیے جو صنعتیں آبادی سے باہر ہوتی تھیں
उन संतों को अब कहा जा रहा है क्योंकि आबादी बड़ी है, आपने सोसाइटियां जगह जगह बना दी हैं, वो संती इलाकों में भी आबादी आपने वो बना दी, कोई मैकेनिज्म तो बनाया नहीं ना आपने। हालांकि संती जोन्स में ये सोसाइटियां नहीं होनी चाहिए थी जहां लोग रहें, लेकिन ये काम पाकिस्तान में हुआ। लाहौर को एक्सपैंड कर दिया इन्होंने इस हद तक। ठोकर न्याज बैग देख लें, बूट बूटी देख लें, गिरदोनवा में जो शहर से बाहर थी संतें, अब वो शहरी इलाकों के अंदर वो आ चुकी हैं। उनको कह दिया आप तो शहरी इलाकों में आ गए, आप यहाँ से बाहर ले जाएं। भाई आपने उन सोसाइटियों को एनओसी क्यों दिया? देखिए एनओसी आपने क्यों दिया संती इलाकों में सोसाइटियों को घर बनाने के लिए, कि बाद में आपने घर वहां बात कर लिए तो आप फैक्ट्रियों को, सनतों को वीरान करने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान की इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी है, और जो पाकिस्तान के सनतकार, उनकी तजलील भी की जा रही है इस हवाले से। ये वो मामला है जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। एनर्जी क्राइसिस का कितना इम्पैक्ट है हमारी इंडस्ट्री के ऊपर? देखिए जी, हमारी इंडस्ट्री पर एनर्जी क्राइसिस का इम्पैक्ट ये है कि 13.5 सेंट का या यूनिट दे रहे हैं बिजली सेंट पे, यानी कि पाकिस्तान में बिजली दी जा रही है सनतकारों को। इंडिया में 6 से 7% है सेंट पे, बांग्लादेश में 7 से 8 सेंट पे बिजली मिल रही है। तो महंगी बिजली यहाँ पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तानी सनतकारों के लिए। हम वो कैसे वो डिलीवर कर सकेंगे? मैं ये जहाँ सनतकार गलत होगा हम गलत कहेंगे, यहाँ हुकूमत की पॉलिसियों पर क्वेश्चन मार्क पड़ रहा है। ये मसलसल 3-4 साल से मैं ये सुन के मैं थक गया हूँ कि जब सनतकार ये बता रहे हैं कि खुदारा हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, ये आप बिजली की कीमतों में कम करें, हम इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर पा रहे, हम कोई ऑर्डर ले नहीं पा रहे, क्योंकि लो कॉस्ट पे वो ऑर्डर बांग्लादेश को मिल जाता है, लो कॉस्ट पे ऑर्डर जो इंडिया की सनतों को मिल जाता है, वो पाकिस्तान की सनत को कैसे मिलेगा? सनतकार ने अपनी जेब से नुकसान करके तो ऑर्डर नहीं भुगताना ना। इसी तरह अनसर्टन पॉलिसियां पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग टर्म पॉलिसियां नहीं बनाई जाती ना सनतकारों के लिए। जैसे सोलर की पॉलिसी आप देख लें कि एग्रीमेंट किया था कि उन्होंने सार्फिन के साथ 7 साल का, लेकिन बीच में एग्रीमेंट इन्होंने टूटा और उसको 5 साल कर दिया, और ग्रीन मीटर्स पर मजीद ग्रीन मीटर्स पर पाबंदी लगा दी गई। ये पॉलिसियां जो 7-7 साल के लिए बनाई गई थी, उसको आपने बीच में ही उसको ड्रेल कर दिया, और आपको फिर बाद में नजर आने लग पड़ा कि ये तो बिजली अगर सारे ये सोलर सार्फिन खुद ही बनाने लग पड़ेंगे तो हम टैक्स किस पे लगाएंगे? हम बिजली किसको बेचेंगे महंगी? हम उनसे कैसे टैक्स वसूल करेंगे? नहीं, तो हमारी जो सरकारी पॉलिसियां हैं, हुकूमती पॉलिसियां हैं, या आप समझते हैं कि निजी इदारों को भी इसमें कोई अहम किरदार अदा करना चाहिए कि काफ़ी है वही हमारी हुकूमती पॉलिसियां काफ़ी हैं? देखिए जी, हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं उसमें मसलत की जाती हैं सनतकारों पे, मसलत की जाती हैं ताजरों पर। अगर यही आप उनके साथ कमरे में बैठ के उनको बुला के बैठ के उनसे मशावरत करके पॉलिसियां बना ली जाएं, तो ये ना मुजाहरे होंगे ना पहिया जाम हड़तालों की तरफ जाएंगे। अभी हाल ही में मैंने लाहौर चैम्बर गया, एक प्रोग्राम भी वहाँ बल्कि किया ट्रांसपोर्टर्स का। ट्रांसपोर्टर्स भी सख्त नाला है हुकूमत की पॉलिसी से। देखें, आप जब गवर्नमेंट लेवल पे बैठ के जब आप उनसे कमिटमेंट कर लें, आपने 8 दिसंबर को कमिटमेंट की थी कि आपके मसाइल हम हल करेंगे, और उसका बाकायदा मैकेनिज्म बना दिया गया था पंजाब हुकूमत के साथ, लेकिन उन्होंने कहा जी वो उस पर अमल दरामदी कोई नहीं किया जा रहा। हमें बैठा के बता दिया गया कि जी हम आपके मसाइल इस तरीके से हल कर लेंगे, लेकिन अमल दरामद नहीं किया गया। उन्होंने अब फिर अंदिया दे दिया कि जी पाकिस्तान भर में ये पहिया जाम हड़ताल की जाएगी, ये अगस्त के महीने में की जाएगी, इसमें वो हतमी डेट का ऐलान कर देंगे अगस्त के शुरू में। तो ये भी एक बड़ा नुकसानदेह अमर है। जब आप हड़ताल पे जाएंगे, हमारी साख्त हुकूमत की साख्त खराब होती है ना, इंटरनेशनली जब देखा जाता है पहिया मुतासर होता है। फजाइल साहब, सारी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ये चल रहा है ना सारा सिस्टम, कि सामान की तरसील आपने करनी है, सनतकार को भी मिलनी है, पहिया जाम हो जाएगा तो अरबों रुपए का नुकसान, एक दिन का नुकसान। तो ये चीजें बैठ के आप हल करें। जब वो हड़ताल पे चले जाते हैं तो हुकूमत को याद आता है कि हमने उनके साथ बैठना है, मुज़ाकरात करने या वादे वफा करने का वक्त है। गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है कि उनको बिठाएं, बैठ के मुज़ाकरात करें ताकि हड़ताल पे वो ना जाएं। उनके साथ जो वादे किए उनको पूरा करने का वक्त है। बाकी IMF के साथ प्रोग्राम को निकलना भी जरूरी है। हुकूमत वो टारगेट्स पूरे नहीं कर पाती, जिसकी वजह से टैक्सों की रेशियो, जिनको पहले टैक्स लगाए गए उन्हीं पे मुसल्लत किए जा रहे हैं। कौन से शोबे हमारे ऐसे हैं जो हमारी एक्सपोर्ट्स को फौरन बढ़ा सकते हैं? देखिए जी, शोबा जात तो बहुत से हैं, जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर है सर फहरिस्त। टेक्सटाइल सेक्टर को अगर आप ये जैसे पहले IT का मैंने बताया कि IT में तो आप सिर्फ स्पीड बढ़ा दें, उनको सहूलियत दे दें, तो ये IT की स्पोर्ट्स पाकिस्तान की, इसका बहुत स्कोप है। पाकिस्तान IT की स्पोर्ट्स में अभी भी दुनिया में भी IT पहले 5 से 6 नंबरों में आता है। और इंडिया की आप IT स्पोर्ट्स देखें, उन्होंने भी वो एग्जाम्पल है
کہ 300-400 ارب ڈالر پر کیسے وہ پہنچے ہیں. پاکستان کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے, پاکستان کے لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہیں, اور ذہین کامیاب قسم کے لوگ موجود ہیں. فضائل صاحب مواقع ملنے فیسیلیٹیٹ ہی نہ کیا جا رہا اس طریقے دیکھیں, ایک ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, ٹیکسٹائل سیکٹر کی ایکسپورٹس اگر ہم بڑھا سکے تو وہ بھی 40 سے 50 ارب ڈالر صرف ٹیکسٹائل سیکٹر میں بڑھا سکتے ہیں. اور اس ٹائم تقریباً 400 انڈسٹری میں سے صرف اور صرف 170 یا 80 کے قریب جو ٹیکسٹائل ملے ہیں, یا 150 کچھ بتا رہے ہیں فگریں, وہ کچھ نہ کچھ پارشلی چل رہی, وہ بھی فل اس کے اوپر نہیں چل رہی, اسکوپ کے اوپر وہ بھی چل رہی ہیں, رک کے چل رہی ہیں. باقی صنعتیں وہ بند ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر کی. اگر ٹیکسٹائل سیکٹر کو آپ نے ایکسپورٹس میں بڑھانے تو ان کو بڑھائیں. پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے, پاکستان سالوں میں اربوں ڈالر کی اپنی ایکسپورٹس میں اضافہ کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ ماحول فراہم کرنا ہوگا, ورنہ ہم اپنے امپورٹس میں اضافہ کرتے جائیں گے. لوکل مینوفیکچرنگ جو صنعت کار ہیں کم کرتے جا رہے ہیں. دیکھو وہ لوکل بھی ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی امپورٹ سے ہی ہوگی پھر پوری. جب لوکل جو ہمارے صنعت کار جو لوکل بھی پروڈکشن کر رہے ہیں چیزوں کی, وہ بھی کم کرتے جائیں گے. تجارتی جو ہمارا خسارہ ہے وہ تو بڑھتا چلا جائے گا, وہ بڑھتا جائے گا. ڈیفیسٹ آپ پورا نہیں کر سکتے. تجارتی خسارہ اسی صورت کم ہوگا جب آپ امپورٹس پر انحصار کم کریں گے اور ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کریں گے. یہ صرف ہمارا آئی ٹی ہو گیا, ایک ہمارا ٹیکسٹائل ہو گیا, اور کیا آئی ٹی ٹیکسٹائل سیکٹر ہے. اس کے علاوہ چاول جو ہے پاکستان کا بڑا اچھا چاول سمجھا جاتا ہے, جس میں بڑا بہت زیادہ چاول, ہاں جی, گندم تو ایکسپورٹ بھی اکثر کرنی پڑ جاتی ہے پاکستان کو. چاول ایک ایسی آپ کی ہے صنعت جو جس کو آپ کی کراپ ایسی ہے جس کو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہو بھی رہی ہے, اس سے بھی اربوں ڈالر آپ کما سکتے ہیں, کما رہے ہیں. اور چاول کے لیے بھی ان کو دور رس پالیسیاں بنانی چاہیے. بیج کو ہائیبریڈ بیج کو استعمال کرنا چاہیے جو کم پانی استعمال لیتا ہے, اور مطلب پیداوار بھی اس کی اچھی ہوتی ہے تاکہ آپ کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو سکے. کسانوں کو سہولیات دینی چاہیے تاکہ اپنی ایکسپورٹس میں اضافہ کیا جا سکے. پاکستان کا سروائیول بات وہی ہوگی نا, آج آ کے ہمیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہم اب چیزیں دیکھیں. کھانے والے لوگ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ اکثر پروگرام میں ہم ذکر کرتے ہیں 50 سے 60 لاکھ نفوس کی آبادی جو ہے اس میں بڑھتی جا رہی پاکستان کی, جو خطے میں سب سے زیادہ ہے. انڈیا میں کم ہے, بنگلہ دیش میں ریشو کم ہے, پاکستان میں ٹاپ پہ اس ٹائم ٹرینڈ جا رہا ہے آبادی کا. علی فاروق, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے کیا. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی نیو ٹاپکس کے ساتھ. تب تک اپنی میزبان فضائل حسن کو دیں اجازت. اللہ حافظ.